हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया एंड फीचर्स के, एंड आज हम इस सेशन में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस करेंगे। अगर हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी काम हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको फुलफिल करने के लिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप कर रहे थे उसमें भी हमने क्या कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कौन से काम करता है, इसका स्कोप क्या है, पोस्ट स्कोप। पोस्ट स्कोप का मीनिंग क्या हो गया कि जे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग, इसका जे मेन स्कोप है जो बहुत ही नैरो है। जिस सभी के सभी फंक्शंस, पोस्ट स्कोप के फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, थ्रू पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टाफिंग जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं उससे लेकर उनके रिटायरमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, ये सभी फंक्शंस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट आते हैं। तो जो पोस्ट स्कोप के फंक्शंस हैं एंड इसमें कुछ ऐड कर इन फंक्शन को हम जहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज मैन पावर प्लानिंग, मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमको कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है एंड हर एक पोस्ट पर कितने पर्सन्स को कैसी और कौन सी क्वालिफिकेशन के थ्रू उनको रिक्रूट करना है। हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में टोटल एम्प्लॉइज की हमको कितनी जरूरत है, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं इनके नंबर हैं, इनके डिफरेंट पोस्ट होती हैं। तो इन पोस्ट के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि हमारे को कितने मेंबर्स की जरूरत है, एम्प्लॉइज की जरूरत है। और फिर हमारी सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होती है रिक्रूटमेंट की। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही प्लान किया कि किस पोस्ट पर कितने मेंबर की जरूरत है, फिर उनको उनकी स्किल के अकॉर्डिंग रिक्रूट किया जाता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी रिक्रूटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जी किसके अकॉर्डिंग काम करती है, हायरार्की के अकॉर्डिंग करती है। ऊपर अगर हम टॉप लेवल पर करते हैं, सीईओ होगी, टॉप मैनेजमेंट होगी, और उसके बाद जो लोअर ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं, तो जो एम्प्लॉइज के नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, इनको इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी एक्सपर्ट मैटर की वजह से रिक्रूट किया जाता है। क्योंकि जितने भी टेक्निकल वर्क हैं इनकी रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको रिक्रूट करना। आफ्टर दैट ट्रेनिंग में क्या इंक्लूड होता है, जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो इनको ऑफिस में काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर हम आपको कहें कि आपकी सिलेक्शन होगी, आप जॉब को ज्वाइन करना है, लेकिन आपको काम नहीं आता है, उसको पहले क्या दी जाती है, प्री एंट्री ट्रेनिंग होती है। कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन के काम करने हैं, उनको ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कैसे रोल प्ले करना है। और जब आप मान लो एंटर कर चुके हो, उसके बाद जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, हमारे फंक्शंस चेंज होने लगते हैं, तो पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग है उसकी भी जरूरत होती है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है इनकी जरूरत होती है। तो इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। देन प्रमोशन, अब जितने भी पर्सन्स हैं इन पर्सन्स को प्रमोट करना, क्योंकि अगर हम हायरार्की के अकॉर्डिंग, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें क्या होता है, जो ग्रेडेड, जो लो ग्रेड के मेंबर्स हैं इनको हम अपग्रेड करते रहते हैं, जो अपर जाते रहते हैं तो इनको प्रमोट किया जाता है। क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है इसमें बहुत कम मेंबर हैं, लेकिन टाइम के साथ से रिटायर्ड हो जाएंगे, तो जो डाउन ग्रेडेड के मेंबर हैं इनको अपग्रेड कर टॉप लेवल तक आना होता है, तो इनको प्रमोट करना अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। तो प्रमोशन कैसी होनी चाहिए, जै तो फिर सीनियरिटी के बेसिस पर जो पहले आए हैं उनको रिक्रूटमेंट करने के बाद हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी सीनियरिटी के बाद हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, चाहे फिर मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। तो जिसे जो काम है उसकी जो क्वालिफिकेशन है, मेरिट देखते हैं, तो सीनियरिटी कम मेरिट दोनों को भी देखा जाता है। इस तरह जो एम्प्लॉइज हैं इनको प्रमोट किया जाता है। देन सैलरी स्ट्रक्चर, जितने भी एम्प्लॉइज हैं तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी।
हर एक पर्सन की लिवलीहुड के लिए जरूरत किसकी होती है? अच्छी सैलरी की। सैलरी स्ट्रक्चर हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपना बजट पता है और बजट में पता है कि मैंने पूरे स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देनी है। तो जितनी अच्छी सैलरी होगी एम्प्लॉय उतने ही अच्छे से काम भी करते हैं। प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। देन कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, उनको जो ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं उनको फुलफिल करना, अपने काम को टाइम पर कंप्लीट करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डिसिप्लिन के अंडर आता है, कंडक्ट के अंडर आता है कि उन्होंने अपना काम कैसे किया, कब किया, टास्क को फुलफिल किया या नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन में काम तो दे दिया, क्या उन्होंने अपना काम नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो डिसिप्लिन एंड कंडक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोटिवेशन एंड मोरल, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कैसे करोगे? मान लो आपके एग्जाम्स हैं, जब तक आपको मन से फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने सच में एग्जाम्स को पास करके कुछ अच्छे ग्रेड लेकर कुछ अच्छी जॉब करनी है, चाहे फिर मेरे जो ऑब्जेक्टिव उनको फुलफिल करना है, जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होगे आप स्टडी नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही ये भी इंश्योर करना कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका मोरल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो सकते हैं। इसके लिए उनको बोनस भी दिया जा सकता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जो एम्प्लॉयर है एंड एम्प्लॉय है इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रिलेशनशिप को डेवलप करना पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। अगर कन्फ्लिक्ट होंगे, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाए तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान होता है। एम्प्लॉयज वेलफेयर, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करना, उनको फ्री में मेडिकल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए, उनके रिक्रिएशन एक्टिविटीज कराई जाए, तो इस तरह एम्प्लॉय का वेलफेयर इंक्रीज होता है। देन सर्विस रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, हर एक एम्प्लॉय का सर्विस रिकॉर्ड है वो देखा जाए और सर्विस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड भी किया जाए। उन्होंने अच्छा काम किया, उनको अप्रिशिएशन मिला, उनके सर्विस रिकॉर्ड में ऐड होना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जी भी उनके सर्विस रिकॉर्ड में ऐड होना चाहिए। तो इस तरह पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जी सारे काम करते हैं। मीनिंग उनको रिक्रूटमेंट करने से पहले प्लानिंग से साथ स्टार्ट होता है और रिटायरमेंट पर जब सर्विस रिकॉर्ड होता है उन्होंने अपनी सर्विस में क्या कुछ किया, रिटायरमेंट तक रिलेटेड होता है। तो इस तरह पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड जे डेवलपिंग कंट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज काम नहीं कर सकती, और ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से आएगी? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से। इसीलिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इंटेग्रल, इसका अंदरूनी पार्ट बन जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन काम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। एंड सेकंड वन इज इट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिटर्मिन्स द परफॉर्मेंस एंड आउटपुट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका आउटपुट कैसे है, ये कौन डिटर्मिन करता है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? अगर ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छे होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे, उनकी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उनका आउटपुट अच्छा होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली सभी काम कर रहा है, इसकी सक्सेस के पीछे कौन होता है? पर्सनल होते हैं। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की इसीलिए भी इंपॉर्टेंस है कि ये परफॉर्मेंस को डिटर्मिन करते हैं। देन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन असिस्ट इन अचीविंग द गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको अचीव कैसे किया जाएगा? बाया मैन पावर, ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल ही इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ही डिफाइन करता है। देन रोल इन स्किल फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल है काम करे, अगर काम करेगी उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कराता है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ही कराते हैं। हर एक पर्सन में स्किल तो होती है, लेकिन स्किल को फॉर्म करना पड़ता है। स्किल फॉर्मेशन, हमारी स्किल हमें नहीं पता होती कि हमें क्या स्किल है, क्या क्वालिटीज है। इसीलिए
उस स्किल को फॉर्म करना पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ रहा है। स्किल फॉर्मेशन के साथ ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर पाती है। देन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है जब पार्टिसिपेट करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिए जाते हैं रिगार्डिंग आउटपुट, रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, वो सभी डिसीजन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। एंड लास्ट वन इज रोल इन क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस वर्क रिलेशनशिप। अगर हम कहें ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से स्मूथ इन्वायरमेंट में काम होना चाहिए, तो हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। वर्कर है, एम्प्लॉयर है, इन दोनों में अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है जो ही रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है हर एक एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, रिटायरमेंट है, हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह आज हमने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका टॉपिक कंप्लीट किया। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।